बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बिजनेस मैथमेटिक्स बुक जो है उसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर 6 है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स एंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को और मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लेते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं इसको हमने डिस्कस करना है। तो आज वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है किसी भी मैट्रिक्स का। अच्छा, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट जो है ना वो पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ नंबर व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर होती है, यानी जिसका ऑर्डर सेम होता है, जैसे 1 बाय 1। ये 1 क्रॉस 1 जो है ना इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और एक कॉलम है। तो रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। इसी तरह 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 है, तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे मतलब जिनके रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी, उनका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो एक नंबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय, इसको ऐसे हम लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बी का डिटर्मिनेंट है तो उसको बी लिख के ऐसे उसके गिर्द हम लाइंस लगा देते हैं, पैरेलल लाइंस। या फिर उसको डेट भी लिखते हैं, डेट ए डेट बी, जिस भी आप मैट्रिक्स का ले रहे हैं डिटर्मिनेंट उसको आपने लिख देना है डेट ए डेट बी या जो भी उसका नाम होगा डेट लिखकर उसके साथ, यानी इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। या उसके आसपास जो है ना वो लाइंस आपने लगानी है, तो ये डिटर्मिनेंट को शो करेगा। इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी। सबसे पहले है 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स आ जाए जिसमें एक ही रो हो, एक ही कॉलम हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 1 बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ इन द मैट्रिक्स। तो उसमें एक ही नंबर होगा। अब ज़ाहिर बात है इसमें ये जो मैट्रिक्स है एग्जांपल के तौर पर जो उसने दिया है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ये एक ही नंबर जो है यही इसका डिटर्मिनेंट होगा। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, ए डिटर्मिनेंट, और इस 9 का हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 9 ही आएगा, द नंबर गिवन इन द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो 1 बाय 1 जो मैट्रिक्स होगा, सिंपल आपने उसको क्या करना होगा, ये ए मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है ना, 9 है, या इसमें कोई भी नंबर और भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपने लिखना है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के आसपास भी पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगा दें, फिर दूसरे स्टेप के अंदर इसका डिटर्मिनेंट लिख दें 9। ठीक है जी, बस ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है ना वो वही उसके अंदर जो नंबर है वो इटसेल्फ होगा। ठीक है, अगर 1 बाय 1 उसका है ऑर्डर, मतलब अगर उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सिर्फ एक है, तो इसका मतलब है उसमें एक ही नंबर होगा। अगर कोई दूसरा नंबर यहाँ पे ऐड कर दें तो वो तो फिर रोज और कॉलम्स की तादाद 1 नहीं ना रहेगी, वो ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, सिंपल अल्फाज के अंदर ये आपने याद रखना है, अगर 1 बाय 1 मैट्रिक्स आ जाए ना तो उसका आपने इस तरह डिटर्मिनेंट लेना है, और इसको उर्दू में मक्ता बोलते हैं, जिन लोगों ने उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, इसके बाद है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स आ जाए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 बाय 2 उसका ऑर्डर है, यानी उसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो उसका आपने कैसे लेना है? आपने क्या करना है? इज़ फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपने उसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है आपस में से। कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारा मैट्रिक्स है और इसमें देखें एक रो और ये दूसरी रो, 2 रोज़ हैं और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, 2 ही कॉलम्स हैं। तो 2 बाय 2 वाला मैट्रिक्स है। अब कैसे डिटर्मिनेंट लेना है? डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल्स होते हैं ये वाले, ये वाली एंट्रीज़ जो है ना ये डायगोनल्स होते हैं। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और ये वाला डायगोनल इससे मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से स्टार्ट करें। A11 और A22 ये इसकी एंट्रीज हैं, पहली और ये लास्ट वाली जो एंट्री है ना A11 A22, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे और A12 और A21 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा। ये सिंपल आपको मिसाल के तौर पर समझाया है। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, उसमें 2 बाय 2 है, ठीक है, 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन। अब देखें ए वाला मैट्रिक्स दिया गया है, ए का डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? ए लिखकर उसके आसपास लाइंस लगा दी।
अब आपने करना क्या, इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में माइनस साइन लगाना है और 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें। 4 2s आर 8, 1 3s आर 3, 8 माइनस 3 आंसर 5 आ गया। ये उस ए का डिटर्मिनेंट आ गया 5, इस ए का डिटर्मिनेंट 5। तो इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, इस तरीके से आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। सिंपल, उसके जो डायगोनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और माइनस उसके ये वाले डायगोनल कर देने हैं। ये 2 क्रॉस 2 जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेने का आसान और सिंपल तरीका है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 है, मतलब इसकी 3 रोज हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, और 3 ही कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है? उसका प्रोसीजर ये होगा कि आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स टू राइट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। आपने पहले जो 2 कॉलम्स है ना, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये आपने सेम एज इट इज उसी मैट्रिक्स के राइट साइड पे लिख लेने हैं। ये देखें, ये पहला कॉलम इसके राइट साइड पे लिख लिया और ये दूसरा कॉलम जो है वो यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहला स्टेप आपने ये फॉलो करना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई द डाउन डायगोनल्स एंड ऐड टुगेदर। डाउन डायगोनल्स क्या होंगे, ये वाला डायगोनल, ये डाउन डायगोनल होगा, ये दूसरा डाउन डायगोनल है और ये तीसरा डाउन डायगोनल है। इनकी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये देखें A11 A12 A13, सॉरी A22 A33, A11 22 33 मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस A12 A23 और A31, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई कर लिया और फिर ये वाले जो तीनों डायगोनल्स हैं, डाउन डायगोनल्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। ठीक हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई द अप डायगोनल्स एंड ऐड देम टुगेदर। और अब अप डायगोनल्स जो है ना, उनको आपने ऐड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर पहले आपने यहाँ से किया था, अब यहाँ से ये अप डायगोनल्स हैं, ये इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों भी मल्टीप्लाई होकर ये अप डायगोनल्स मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गए और ये डाउन डायगोनल्स मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गए। फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। अच्छा, जो डाउन डायगोनल्स है ना, उनके सम में, उनके प्रोडक्ट के सम में से आपने अप डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम जो है वो माइनस करना है। The determinant equals to the sum of products of down diagonals minus the sum of product of up diagonals। यानी जो डाउन डायगोनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनको सम करना है, उनका प्लस करना है। ठीक है, उसको माइनस करना है, जो भी आंसर है उसको माइनस करना है अप डायगोनल्स के जो प्रोडक्ट का जो सम होगा उसमें से, तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये बहुत इजी है, वर्डिंग के अंदर थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इंतहाई इजी है। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ए वाला मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब ये 3 क्रॉस 3 है, तो 3 क्रॉस 3 के लिए क्या है, एक तो एज इट इज आपने वो वाला मैट्रिक्स सेम ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, फिर आपने अगले स्टेप में क्या करना है, ये पहला जो कॉलम है ना, ये इसकी राइट साइड पे लिख लिया, इसी तरह 502 ऐसे ही लिख लिया। फिर ये दूसरा कॉलम जो है ना, -230, ये भी ऐसे सेम एज इट इज इसकी राइट पे लिख, तो 2 कॉलम, पहले जो 2 कॉलम है ना वो राइट साइड पे ऐसे ही आपने लिख लेने हैं। अब दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने पहले डाउन डायगोनल्स को, ये वाले डाउन डायगोनल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें, कर दिया, प्लस -2 -1 और इस 2 को मल्टीप्लाई करें। ये मतलब ये पहला डाउन डायगोनल है, ये दूसरा डाउन डायगोनल है। ठीक है, और ये वाला तीसरा 100 वाला तीसरा डाउन डायगोनल है। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ये हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, माइनस। अब अप डायगोनल की तरफ आ जाना है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाला पहला अप डायगोनल होगा, -2 0 और 7 वाला। ठीक है, ये उसने लास्ट पे लिखा है, कोई इशू नहीं है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये 132 से, तो कोई मसला नहीं है। आप ये वाला यहाँ पे लिखें या ये वाला यहाँ पे लिखें, बात एक ही है। ठीक है, 132 और 5 -1 0, ये 5 -1 0 है, ये 132 है, ये -2 और 0 7 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, दरमियान में माइनस का साइन है, ये वाली जो टर्म है ये अलग है और ये अलग है। अच्छा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 15 को 7 से करें तो 105, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगी ना, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर, 2 2 ज़ार 4 और 4 1 इज़ 4।
105 प्लस 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो गए, ठीक है। 105 प्लस 4 प्लस 0 ये वाला 0 है, ठीक है, इसलिए 105 प्लस 4 है, माइनस दरमियान में माइनस। अच्छा, अब ये वाली टर्म 0 हो गई क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारी चीज़ 0। इसमें भी 0 आ रहा है, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारी चीज़ 0 और यहाँ से 1 3 और 2, 2 3 आर 6, 6 1 इज़ 6, यहाँ से 6 आ गया, ठीक है। आप एक स्टेप जो है ना वो थोड़ा बढ़ाकर लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस 0 लिखिए और यहाँ पे भी प्लस 0 लिखिए क्योंकि इन दोनों का 0 आंसर आता है। अब अगले स्टेप के अंदर आप लिख सकते हैं 105 और प्लस 4 कितना होता है 109, 109 माइनस 6 प्लस 0 ये 6 होता है, 109 माइनस 6 तो कितना आ गया 103। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ गई और डिटर्मिनेंट को लिखना कैसे है आपको पता है कि उसके साइड्स पे आपने इस तरह करके सीधी लाइंस जो हैं वो लगानी है। तो इस तरह करके आपने 3/3 मैट्रिक्स जो है ना उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, पहले 2 कॉलम्स जो है ना उसी उनको एज़ इट इज़ राइट पे लिख लेना है। फिर अप डायगोनल्स को डाउन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके जमा कर लेना है और अप डायगोनल्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके जमा कर लेना है। फिर उनका जो भी जवाब आए उनको आपस में माइनस कर लेना है। डाउन डायगोनल्स के प्रोडक्ट के सम में से अप डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम जो है वो आपने माइनस करना है तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो 3 क्रॉस 3 का भी डिटर्मिनेंट लेना बहुत ही ईज़ी है। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ कोफैक्टर्स। अच्छा, कोफैक्टर्स को यूज़ करके भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जब हमारे पास मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 हो, 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो, तो यहाँ तक तो हम इज़िली जो है ना डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें कोफैक्टर्स का तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स बड़ा आ जाए, 4 बाय 4 आ जाए, 5 बाय 5 आ जाए या उससे भी बड़ा ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद 3 या 3 से ज़्यादा हो, बल्कि 3 से ज़्यादा हो, 4 हो या उससे ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपको कोफैक्टर्स का जो तरीका है, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा क्योंकि जो दूसरे ऑर्डिनल हैं मेथड्स उनसे आप नहीं कर पाएँगे। अगर 3 क्रॉस 3 तक मैट्रिक्स है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं उनका। अच्छा, अब ये पॉइंट्स जो है ना, ये इसका तरीकाकार लिखा हुआ है मेथड, लेकिन इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको साथ-साथ समझा देता हूँ। ये सारे स्टेप्स जो है ना, इनको फ़ॉलो करके आपने कोफैक्टर्स वाला जो मेथड है, वो यूज़ करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, ये करने से आपको कोफैक्टर्स का मेथड समझ आ जाएगा। अब ये एक मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है? तो इसको उसी तरीके से भी ले सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट, लेकिन अब हम इसका कोफैक्टर्स की मदद से लेंगे डिटर्मिनेंट। अब आप सोचेंगे कि ये तो 3 क्रॉस 3 है, तो मैं इसको कोफैक्टर्स से क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? तो कोफैक्टर्स के मेथड से इसका जो डिटर्मिनेंट है, वो लेना थोड़ा आसान होगा। जब हम 4 बाय 4 मैट्रिक्स पे जाएँगे, अगर 3 बाय 3 का आपको समझ आ गया तो 4 बाय 4 आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, इसको पहले मैं अपनी याद दहानी के लिए इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड पे। ए वाला मैट्रिक्स है और इसकी जो एंट्रीज़ हैं, ये सारी एंट्रीज़ मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ये मैट्रिक्स है 2 3 0 -1 2 4। यहाँ पे पहला कॉलम जो है 2 3 0 -1 2 और 4 और जो तीसरा कॉलम है हमारे पास वो है 105। ओके जी, 10 और 5 ठीक हो गया। ये वाला कॉलम है हमारा, सॉरी मैट्रिक्स है। अब इसको आपने कैसे करना है? सबसे पहले जो है ना पहला कोफैक्टर A11, पहले कोफैक्टर के लिए आपने क्या करना है, आपने पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देना है। हमने ये पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया और बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा ये वाला मैट्रिक्स बाकी बच जाएगा 2 0 और 4 -5, ये -5 है। ऊपर चेक करते हैं इसके अंदर, हाँ सॉरी -5 है, 10 और -5। ओके, 2 0 और 4 और -5 ये वाला मैट्रिक्स बच गया। पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देना है। अब साथ आपने ये मल्टीप्लाई करना है -1 और इसकी पावर आपने करनी है ये वाली, पहली रो प्लस पहला कॉलम, ठीक है? 1 + 1 ये आपने करनी है, 1 पहली रो के लिए और 1 जो है ना वो पहले कॉलम के लिए। अब 1 + 1 2 हो जाता है ना, तो -1 की पावर 2 हो तो वो किसके इक्वल होता है? -1 की पावर 2 वो +1 के बराबर होता है, ठीक है? -1 पावर 2 का मतलब है -1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये +1 ही है।
अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, ये जो बाकी मैट्रिक्स बचा है ना इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये -10 बनता है। इसी तरह लेते हैं ना 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके उनको माइनस करना होता है, तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -10 आता है, ठीक है। और 0 को 4 से करें तो ये 0 आता है, -10 -0 ये -10 ही आता है। और साथ ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 ही रहेगा, 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करें वही रहती है। तो ये पहला कोफैक्टर आ गया, ठीक है। अब A12, अब आपने क्या करना है, पहली रो आपने छोड़नी है और दूसरा कॉलम छोड़ना है, ठीक है। इस नंबर पे आ जाए, ठीक है। अब ये पहली रो यहाँ से छोड़ दी और ये वाला दूसरा कॉलम छोड़ दिया, समझ आ रही है? ये वाली रो छोड़ दी, जहाँ पे ये 3 है, मतलब पहले 2 से एक्सपैंड किया था ना यहाँ से ऐसे और ऐसे, अब 3 से एक्सपैंड करना है। ये वाली रो छोड़ दी और ये वाला जो सॉरी ये वाला नहीं छोड़ना, ये 3 के सामने वाला जो है ये वाला कॉलम छोड़ देना है। बाकी जो मैट्रिक्स बचा वो लिख लेना है, बल्कि सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। पहली रो छोड़नी है और दूसरा कॉलम छोड़ना है, मैं तो दूसरी रो छोड़ने जा रहा हूँ। पहली रो, ये वाली पहली रो है, इसको छोड़ना है, ठीक है, इसको। और दूसरा कॉलम ये यहाँ पे इस तरह एक्सपैंड करना है, पहले यहाँ से किया था अब यहाँ से करना है, ठीक है। ये दूसरा कॉलम है ये वाला, इसको छोड़ देना है। ये पहली रो है, इसको छोड़ देना है। A12 है ना, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। बाकी जो एंट्रीज बचेंगी, एक 3 बच जाएगा और एक 0 बच जाएगा, 3 0, और यहाँ पे 0 और -5 बच जाएगा, 0 और -5, ठीक है। इस तरह एक्सपैंड कर लिया। अब साथ -1 की पावर कितनी आएगी? -1 की पावर आएगी, पहली रो है तो 1 और दूसरा कॉलम है तो 2, 1 प्लस 2, तो ये -1 की पावर कितनी आ गई, 1 प्लस 2 3 होता है ना। अब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये -1 अब मल्टीप्लाई होगा, इसका जो आंसर आएगा, अब इसका आंसर क्या आएगा, 5 को -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -15 बनता है, ठीक है। -15 -0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, -15 -0 -15 आंसर आएगा। और साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके जो यहाँ से आया है, यहाँ से -15 और यहाँ से -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +15 आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ी एहतियात से आपने मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करना है। ओके, इसके बाद अब A13, अब आपने पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है। ये पहली रो छोड़ दी, ये वाला तीसरा कॉलम छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, बाकी ये वाले बच गए। 3 और 2 बच गया, 0 और 4 बच गया, 3 2 0 4। अब इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लेना है और साथ -1 रेज़ टू पावर पहली रो तीसरा कॉलम, 1 प्लस 3 4, अब -1 रेज़ टू पावर 4 है। ये सिंपल अल्फाज के अंदर अगर इसकी पावर जो है ना वो इवन आए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये +1 हो जाएगा। अगर इसकी पावर ऑड आए, 1 3 5 7, तो ये -1 आंसर आएगा, ठीक है। अब पावर इवन है ना, तो यहाँ से +1 आएगा, +1 को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, जो भी इसका आंसर आएगा। 3 4 ज़ार 12, -2 0 ज़ार 0, 12 -0 12 ही आता है, और साथ ये +1 मल्टीप्लाई होकर 12 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह अब ये सारे आपने करते जाना है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट, जब पहला रो और तीनों कॉलम्स पहली रो और तीनों कॉलम्स पूरे हो जाएँगे, तो अब आपने दूसरी रो स्टार्ट कर देनी है। अब दूसरी रो, ये वाली दूसरी रो है, ये वाली। दूसरी रो छोड़नी है, अब पहला कॉलम छोड़ना है। ये दूसरी रो छोड़ दी, ये पहला कॉलम छोड़ दिया, -1 और 1 बच गया, 4 और -5 बच गया। तो इस तरह आपने लिख लेना है। फिर आपने A22, यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। ये वाली दूसरी रो है और ये वाला दूसरा कॉलम है। इन दोनों को छोड़ के ये वाली जो एंट्रीज़ हैं, ये लिख लेनी है। फिर आपने दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो छोड़ दी और ये वाला तीसरा कॉलम छोड़ दिया। ये 2 एंट्रीज़ बच जाएँगी और ये 2 एंट्रीज़ बच जाएँगी। ठीक हो गया? फिर इसी तरह तीसरी रो को आपने स्टार्ट कर लेना है। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरह हम कोफैक्टर्स जो है ना वो फाइंड करते हैं। अभी फ़िलहाल हम डिटर्मिनेंट्स नहीं ले रहे हैं। फ़िलहाल इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं ले रहे हैं। फ़िलहाल हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ये तरीका है कोफैक्टर्स को फाइंड करने का। आपने एक्सपैंड कर लेना है, पहले नंबर से स्टार्ट करना है। पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, बाकी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेकर मल्टीप्लाई कर लें इससे। ये जो साथ -1 उसकी पावर, जौन सी रो हम एक्सपैंड कर रहे हैं और जौन सा कॉलम कर रहे हैं, ये पहला कोफैक्टर आ जाएगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देना है, फिर पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देना है, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम।
फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इस तरह आपने तीनों रोज़ और तीनों कॉलम्स अगर 4 हों तो चारों रोज़ और चारों कॉलम्स को एक्सपैंड करना है तो ये सारे कोफैक्टर्स आ जाएँगे। तो ये है कोफैक्टर्स का मेथड कि कोफैक्टर्स आपने कैसे फाइंड करने हैं। अब इन्हीं कोफैक्टर्स को यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट भी लेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। यहाँ पे उसने मेथड ऑफ कोफैक्टर्स लिखा है, इसको बेशक आप स्किप करें। यहाँ पे आएँ एग्ज़ाम्पल पे। यहाँ पे वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और यूजिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को यूज करके इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ओके जी, ये हमारा मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने एक्सपैंड करना है पहली रो और पहले कॉलम से। पहले रो और पहले कॉलम से जब हम एक्सपैंड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे साथ -1 रेज़ टू पावर पहली रो पहला कॉलम 1 + 1 2 और यहाँ से +1 आंसर आएगा, पावर इवन है ना। ओके, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ये वाला मैट्रिक्स बच गया -2 5 और 8 7। इनका डिटर्मिनेंट ले लें, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -14। दरमियान में एक माइनस आएगी फार्मूले की, क्योंकि इन दोनों को माइनस करना है ना। इसका जो प्रोडक्ट आया है उसको माइनस करना है इसके प्रोडक्ट में से, ठीक है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 आर 40, 40। अब दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की रहेगी, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 40 और 14 जो है 54 बन जाएगा। और साथ ये +1 है, +1 यहाँ से आएगा, उसको मल्टीप्लाई भी करना है, +1 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये -40 54 ही रहेगा। तो ये आ गया पहला। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देना है। पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, बाकी ये एंट्रीज़ बच गई 4 5 और 2 7, वो 4 5 और 2 7 इधर लिख दी और -1 रेज़्ड पावर पहली रो और दूसरा कॉलम, पावर अब ऑड है, 1 + 2 3 है, तो -1 यहाँ से आएगा। ओके, पहले डिटर्मिनेंट लें, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 आर 28, दरमियान में माइनस आएगा, 5 2 आर 10, 28 - 10 आंसर कितना आया 18 प्लस का आया, लेकिन यहाँ से -1 भी तो आएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -18 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए -18 यहाँ से आंसर आएगा। ये -18 आ गया दूसरा कोफैक्टर। तीसरा कोफैक्टर आपने लेना है पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़कर, ठीक है। पहली रो छोड़ दी और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, ये वाले बाकी बच गए 4 - 2 2 8। अब इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है और यहाँ से जो आंसर आए, यहाँ से प्लस का 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बनेगा। अब आपने इनको सबको ऐड करना है। किस तरह करना है? A11 को मल्टीप्लाई करना है पहले कोफैक्टर से। पहला कोफैक्टर आपने देखा -54 आया है और A11 पहली एंट्री है, ये 6 है। इस 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है -54 से, प्लस दरमियान में लगाना है प्लस। फिर ये दूसरा जो नंबर है, ये दूसरा A12 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरा कोफैक्टर से। दूसरा कोफैक्टर हमारे पास -18 आया है, ठीक है। आपने देखा ना ऊपर -18 था। तो ये यहाँ से कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो उसने -18 की बजाय यहाँ पे आप प्लस लिख लें, यहाँ पे -18 लिख लें, बात तो एक ही है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएँगे, पता है ना आपको। अच्छा, फिर तीसरा A13 तीसरे नंबर को आपने लिख लेना है यहाँ पे और तीसरा जो कोफैक्टर आया 36 उससे मल्टीप्लाई कर देना है 36 से। ये 36 से मल्टीप्लाई होकर अच्छा ये माइनस का आंसर यहाँ से आएगा और यहाँ से भी माइनस का आंसर आएगा, ये प्लस का आएगा। इसको कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट कर लेना है। 6 को 54 से मल्टीप्लाई करें माइनस और -18 प्लस 36 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -306 आएगा। तो ये हमारा जो है ना वो डिटर्मिनेंट आ चुका है। ये वाला डिटर्मिनेंट इस ए मैट्रिक्स का आ गया है। इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए आपने सारे कोफैक्टर्स जो हैं वो फाइंड नहीं करने। सिर्फ आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपैंड कर लेना। पहली रो से फॉर एग्जांपल आपने एक्सपैंड किया, पहली रो और पहला कॉलम ये एक कोफैक्टर, पहली रो और दूसरा कॉलम दूसरा कोफैक्टर, पहली रो और तीसरा कॉलम तीसरा कोफैक्टर। और अगर 4 इसके कॉलम्स हों तो पहली रो और चौथा कॉलम बस। 4 कोफैक्टर्स आपने निकाल लेने हैं अगर 4 बाई 4 हो। अगर ये इस तरह का 3 बाई 3 मैट्रिक्स हो तो 3 कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। और पहली एंट्री को पहले कोफैक्टर से, दूसरी को दूसरे से, तीसरी को तीसरे से, चौथी को चौथे से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, सिंपल। तो इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी उसने यहाँ पे दी है और वो कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, बड़ा सिंपल है, ईज़ी है। अच्छा, इसमें उसने अलग-अलग कोफैक्टर नहीं उसने फाइंड किए, उसने डायरेक्टली कर दिया है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। है ये वही मेथड कोफैक्टर्स वाला। क्या किया है उसने मैट्रिक्स को
डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। अब उसने क्या किया है, पहली एंट्री ये लिख ली है 1, 1 को उसने यहाँ पे लिख लिया। पहले हम एंड पे मल्टीप्लाई करते थे ना, 1 को यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, ये पहली रो छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला मैट्रिक्स बच गया 0, 1 और 6, 8, 0, 1 और 6, 8 को उसने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। फिर दरमियान में उसने लगाया माइनस। अच्छा, यहाँ पे दूसरी एंट्री है -2, -2 लिख लिया। पहले ये रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया। बाकी ये 2 और -4, 1 और 8 बच गया, 2 और -4, 1 और 8 बच गया। ठीक है? फिर इसी तरह -3 लिखा यहाँ पे, ये वाला रो छोड़ दी 3 वाली और 3 वाला कॉलम छोड़ दिया, 2, 0 और -4 और 6 लिख लिया, 2, 0 और -4 और 6 से। अब एक यहाँ पे टेक्निकलिटी है, जो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलती करते हैं। आप देखें यहाँ पे 1 के साथ प्लस है, 3 के साथ यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -2 के साथ माइनस क्यों है? ये यहाँ पे उसने माइनस क्यों लगाया और यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? ये इस वजह से लगाया, जो हम वो ये वाला लिखते थे ना, -1 रेज़्ड टू पावर, अ, ये 1 चूँकि था पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 + 1 था इसलिए +1 आता है, तो इसके साथ उसने कोई सिंबल नहीं लगाई। ये जब -2 उसने लिखा है ना, -2 यहाँ पे, तो ये वाला नंबर है पहली रो और दूसरा कॉलम 1 + 2। अब इसकी पावर ऑड है, तो यहाँ से आंसर -1 आएगा, तो उसकी वजह से उसने यहाँ पे माइनस लिखा है। ठीक है? -1 से जब इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसकी सिंबल चेंज होगी, तो इसलिए -1 लिखा है। इसी तरह यहाँ पे है पहली रो और तीसरा कॉलम, तो -1 रेज़्ड टू पावर पहली रो और तीसरा कॉलम, पावर 4 बन जाएगी ना, इवन बन जाएगी, तो ये +1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे उसने प्लस लिखा है। अगर यहाँ पे चौथी वैल्यू होती, ये 4/4 मैट्रिक्स होता, तो फिर इस नंबर से हमने एक्सपैंड करना था ना चौथे से, तो ये पहली रो होनी थी और चौथा कॉलम होना था, तो -1 रेज़्ड टू पावर पहली रो और चौथा कॉलम। अब ये 5 बनती है, ये भी ऑड बन गई है। ऑड है तो फिर -1 आएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो अगली वैल्यू होनी थी, उसके साथ भी हमने खुद से एक माइनस लगाना है। ठीक है? बाकी जो -3 के साथ इस 3 के साथ माइनस था, ये तो पहले से था। इस 2 के साथ भी माइनस है, ये तो पहले से है। ये माइनस हमने खुद से लगाया है, ये प्लस हमने खुद से लगाया है। तो ये यहाँ से देखकर हमने लगाया, जो साथ इसके फैक्टर्स हैं। तो ये बेटर तरीका इसका ये ऊपर वाला है। ये जो ऊपर उसने एक्सपेंशन किया है ना, इस तरह अलग-अलग एक-एक एक्सपैंड करके आप लिख लें, फिर ज़्यादा आसानी से आप कर सकेंगे और कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली एक स्टेप के अंदर भी हो सकता है, देखें इसका उसने डिटर्मिनेंट ले लिया, 0 -6 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका उसने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये 16 माइनस माइनस प्लस 4 20 आ गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ये 12 आ गया, 12 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -36, इनको प्लस माइनस करके -2 आंसर आ गया। तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है -2। इसको इस तरह कर लें, या इसको इस ऊपर वाले तरीके से अलग-अलग एक्सपेंड करके करें, फिर भी आंसर यही आएगा। या इसका जो पहला हमने तरीका पढ़ा है ना, जिसमें हम ये पहले 2 कॉलम जो हैं वो लास्ट पे रख के करते हैं, डाउन डायगोनल्स और अप डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके, उस तरीके से भी इसका आंसर यही आएगा। जो डिटर्मिनेंट है ना, उसका आंसर यही आएगा। आप तीनों मेथड से चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको तीनों मेथड्स में फ़र्क पता चल जाएगा और अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अब उसने ना यहाँ पे सेकंड कॉलम से भी एक्सपैंड किया है, सेकंड कॉलम से एक्सपैंड किया है। पहले इस एंट्री से किया है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देगा। फिर उसने क्या करना है, हाँ जी, फिर उसने इससे एक्सपैंड करना है, ठीक है? ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देगा। फिर वो इससे करेगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देगा, इनको लिखेगा, ठीक है? तो इस कॉलम से एक्सपैंड करके वो कर रहा है, तो इससे भी आंसर सेम आएगा। तो आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा। लेकिन बेसिकली हम पहली रो से ही एक्सपैंड करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ईज़ी रह जाता है और हमारी प्रैक्टिस भी हुई होती है, तो इसलिए वो करना आसान भी होता है। ओके जी, इसके बाद है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपने लेना है और इसका ऑर्डर जो है ना, 3 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 3 हो, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब ऑर्डर 3 हो सकता है, 3/3 मैट्रिक्स, या उससे ज़्यादा हो सकता है, 4/4, 5/5, मतलब 3/3 मैट्रिक्स या उससे ज़्यादा ऑर्डर वाला। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसके सारे कोफैक्टर्स लेने हैं, सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं एडजॉइंट लेने के लिए। कोफैक्टर्स निकालना आपको आ गया। कोफैक्टर्स जब निकल गए, उनका आपने मैट्रिक्स बना लेना है। फिर उसका ट्रांसपोज़ ले लेना है। उस कोफैक्टर्स जो है ना,
एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज obtained by taking the transpose of कोफैक्टर्स। सारे कोफैक्टर्स लिख लिए, फिर उनका ट्रांसपोज लेना है, यानी ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना। ठीक है, जो भी आपके कोफैक्टर्स आ जाएंगे उनको रोज में रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है, तो एडजॉइंट आ जाएगा, सिंपल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हैं, ये भी देख लीजिए। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इक्वल टू जीरो, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक कॉलम सारा जीरो हो जाता है या सारी रो के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होती हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के तहत जीरो होगा। If any two rows or columns are interchanged, the sign of the determinant changes. अगर आप कोई एक रो किसी कॉलम से चेंज कर देते हैं, ठीक है, पहले रो को दूसरी की जगह कर दिया और दूसरी को पहली की जगह कर दिया, तो उस कॉलम का जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये फर्क आएगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ मैट्रिक्स बी इज obtained फ्रॉम मैट्रिक्स ए बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट। हाँ जी, अगर कोई बी मैट्रिक्स को आप किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स आएगा, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। यानी आपके पास कोई ये मैट्रिक्स था, आपने उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सारे मैट्रिक्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर उस नए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लें, तो उसमें से 2 आप कॉमन निकाल लें, तो वो जवाब जो आएगा वही जवाब होगा ए के डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसका ये मतलब है। इसके बाद है, अगर any multiple of one row column is added to another row column, the value of the determinant is unchanged। अगर किसी एक कॉलम का जो मल्टीपल है या एक रो का मल्टीपल वो किसी दूसरी रो या कॉलम के अंदर भी ऐड कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं होगा। इफ टू रोज कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर दो रोज या कॉलम्स एक जैसे आ जाते हैं तो फिर भी डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होगा। तो ये प्रॉपर्टीज बड़ी आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। एक तो ये बड़ी आसान है कि अगर दो रोज और कॉलम्स एक जैसे हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और अगर एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर सारी एंट्री ज़ीरो हो जाती हैं, फिर भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। और अगर 2 रोज़ या कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो फिर भी डिटर्मिनेंट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है? और ये वाली 2 थोड़ी आपको मुश्किल लगेंगी, हैं ये भी आसान, इतनी मुश्किल नहीं है। बहरहाल देख लीजिएगा, इनको ज़हन में बिठा लीजिएगा। इसके बाद आते हैं सेल्फ असेसमेंट में। सेल्फ असेसमेंट में पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, जिस तरीके से आप मर्ज़ी है फाइंड करें, जिस तरीके से आपको ईज़ी लगे आप फाइंड कर सकते हैं। तो इन डिटर्मिनेंट को फाइंड करें। यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इफ पॉसिबल। अगर कहीं पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आप जो है ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये एफ तक हैं पार्ट्स इसके, इनके आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। ये पहले जो 3 हैं, ये 3/3 मैट्रिक्स हैं, ये तीसरा भी चौथा भी 3/3 है। बाकी ये जो दोनों हैं, ये 4/4 हैं, तो इनका भी सेम प्रोसीजर है। एक्सपैंड कर लेने हैं आपने, यहाँ से एक्सपैंड करें, ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें। ये वाला मैट्रिक्स अब जो बनेगा ना, पहले हमने जो किया 3/3 मैट्रिक्स था, उसमें 1 से एक्सपैंड करते थे तो बाकी 2/2 मैट्रिक्स बच जाता था। अब यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स बचेगा। तो अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अब इस 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप उस तरीके से ले सकते हैं जो अप डायगोनल्स और डाउन डायगोनल्स वाला है, वहाँ से डिटर्मिनेंट लें। फिर इसके साथ जो मैंने कोफैक्टर का तरीका आपको -1 वाला ये समझाया था, उससे मल्टीप्लाई करें। पहला कोफैक्टर आ जाएगा, फिर इससे एक्सपैंड करें, फिर इससे करें, फिर इससे करें। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आएँगी। फिर एंड पे उन चारों वैल्यूज़ को ऐड करना है इनसे मल्टीप्लाई करके। एक को 1 से करना है, एक को 0 से, एक को -2 से। तो ये कोफैक्टर्स वाले मेथड से जो हमने डिटर्मिनेंट लिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ईज़ी और सिंपल है। ये जो 6 क्वेश्चन्स हैं ना, इनके डिटर्मिनेंट्स आपने खुद से ट्राई करने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। कहीं पे कोई मिस्टेक हुई तो मैं देखूँगा, मैं आपको समझा दूँगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना होता हुआ, वो भी आपने मुझे बता देना है, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। लेकिन आपने ट्राई पहले ज़रूर करने हैं, मुझे चेक करवाने हैं कि यहाँ पे हमने ट्राई किया है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। ये नहीं कहना कि मुझसे तो हुआ ही नहीं है, मुझे करवा दें, ऐसी बात नहीं है। पहले आपने खुद ट्राई करने हैं, चाहे आपसे ठीक नहीं होते, गलत हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, आप गलत भी आपने चेक करवाना है कि ये ट्राई आपने की है। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।